स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी। तेल अवीव से आज विशेष विमान से कुल 471 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंचे। इजराइल से भारत लौटे यात्रियों का केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने तिरंगा देकर स्वागत किया। स्वदेश पहुंचे नागरिकों ने मोदी सरकार का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि इजराइल में रह रहे भारतीयों को वापस स्वदेश लाने का अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सही समय पर सही निर्णय लेने की वजह से यह संभव हो पाया है। गजा में बड़े जमीनी, समुद्री और हवाई हमले की तैयारी में इजराइल है। बड़े एक्शन की आहट को देखते हुए हजारों लोगों का उत्तरी गजा से दक्षिणी गजा की तरफ पलायन जारी है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 3600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने इजराइल की सहायता के लिए दूसरा समुद्री बेड़ा भेजा है। इजराइल के मुताबिक जंग में उसके 1300 से अधिक नागरिकों की मौत हुई है। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2300 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इजरायली फौज ने कहा है कि आज लेबनान के अंदर से इजराइल के सीमावर्ती गांव स्तुला पर एंटी आर्मर मिसाइल दागी गई, जिसमें 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री का द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने देने पर जोर होगा। यात्रा के पहले चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे, जहां वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐतिहासिक ट्रान क्वाक पैगोडा का दौरा किया। विदेश मंत्री कल 18वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक दिन में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने वियतनाम के लोगों में रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर उत्साह देखकर आभार जताया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे और उपहार लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि संसद में सवाल पूछने के बदले में महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच पैसों और उपहारों का आदान प्रदान हुआ है। भाजपा सांसद ने जांच के लिए समिति गठित करने की मांग की है। P20 सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि G20 की तरह P20 में संयुक्त घोषणा पत्र पर सभी प्रतिनिधियों ने सहमति जताई, जिसके लिए सभी देश बधाई के पात्र हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से शुरू किए गए विशेष अभियान 3.0 के दौरान कार्यालय स्क्रैप के निपटान से करीब 66.83 लाख करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र हुआ है। इस विशेष अभियान के दौरान रेलवे ने 51,954 से अधिक फाइलों की समीक्षा की। रेलवे ने 31 अक्टूबर तक 10,722 स्वच्छता अभियान चलाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली एनसीआर में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप की तीव्रता 3.1 थी। भूकंप का केंद्र हरियाणा का फरीदाबाद बताया जा रहा है। भूकंप को महसूस करते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग घायल हो गए। टेम्पो ट्रेवलर और ट्रक के भीषण टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। स्थानीय पुलिस के मुताबिक टेम्पो ट्रेवलर में 35 यात्री सवार थे। दुर्घटना मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित छत्रपति संभाजी नगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेस के वैजापुर इलाके में हुई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की बात कही। तमिलनाडु के थिरुवन्नमलाई में एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। घटना चेंगम के पास उस समय हुई जब एक कार और लॉरी आमने सामने टकरा गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने नवरात्रि के पहले दिन जम्मू के बाहु किले परिसर में स्थित मंदिर के दर्शन किए। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है।
उन्होंने भारत के नेतृत्व में G20 में अपनाए गए वसुधैव कुटुंबकम के विचार का भी विशेष उल्लेख किया। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने उन्हें नमन किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को देश ने आज याद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नमन किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर कलाम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। नवरात्र के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि शक्ति प्रदायिनी मां दुर्गा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य लाए। प्रधानमंत्री ने शारदीय नवरात्र की शुरुआत के मौके पर एक वीडियो भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, नवरात्र के शुभागमन के मौके पर मेरे द्वारा लिखे गए गरबा के इस गीत को आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीपी के पूर्व सांसद की करीब 315 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने जो संपत्तियां अटैच की है वो एनसीपी के पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य ईश्वरलाल शंकरलाल जैन लालवानी और उनके बेटे से संबंधित। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना का राहत अभियान जारी है। वायुसेना के चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर लगातार राहत अभियान में लगे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 1700 अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा अब तक लगभग 99 टन राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई गई है। दिल्ली में आज वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई हाफ मैराथन में हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। RPF DG मनोज यादव ने भी वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए RPF द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जागरूकता फैलाना है। भारतीय वायुसेना ने गुवाहाटी के बोरझार स्थित वायु सेना स्टेशन एयर शो का आयोजन किया। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यह विशेष आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मनाली और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल तक मध्यम और तेज बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने जानकारी दी कि उत्तर पश्चिम भारत में आज रात वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज रात से कल तक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज वर्षा और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर है। अपने दौरे में अमित शाह ने गांधीनगर के सामाऊ शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। उन्होंने कई अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में तेलंगाना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हैदराबाद में TSPSC परीक्षा में देरी को लेकर एक छात्र की आत्महत्या पर विरोध जताने के लिए किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम में IIT गुवाहाटी के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने करीब 120 करोड़ के 16 स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी सही दावों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2 अभियान की शुरुआत की है। नेशनल हाईवेज बिल्डर्स फेडरेशन NHBF के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि विवाद से विश्वास दूसरी चरण योजना के तहत कानूनी विवादों में उलझे लंबित मामलों को निपटाने के लिए इसका गठन किया गया है। केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक चिप विनिर्माण संयंत्र साल भर में शुरू होने की उम्मीद है। देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से $10 अरब का प्रोत्साहन कोष निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने मंगलवार को महाबलीपुरम में जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन शासन में सुधार लाने और मुख्यधारा में लाने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रबंधन उपायों को
मजबूत करने के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टारलाइट कॉपर इकाई को बंद करने की वेदांता समूह की याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वेदांता समूह की इस याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी। पीएलआई योजना के तहत एक अधिकार प्राप्त समिति ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लाभार्थी कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए के वितरण की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, नौकरियों का सृजन करने और निर्यात का समर्थन करना है। सरकार को पीएलआई योजना के तहत 3400 करोड़ रुपए के दावे मिले हैं। इनमें मार्च 2023 तक 2900 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अमरदीप सिंह भाटिया को चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 12 अक्टूबर से 6 महीने के लिए होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने प्रमुख ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम में नवीकरणीय बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश करने का फैसला किया है। इसके लिए 1660 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया जाएगा। आईओसी ने अपनी रिफाइनरी की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए एनटीपीसी के साथ जून में आधी हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की है। आईओसी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में यह जानकारी दी है। $1200 प्रति मीट्रिक टन और उससे ज्यादा मूल्य वाले बासमती चावल के निर्यात के अनुबंधों को बीते 25 अगस्त से प्रभावी पंजीकरण सह आवंटन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पंजीकृत किया जा सकता है। सरकार ने चावल की कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है। बीते 20 जुलाई को निर्यात प्रतिबंध लगाने के बावजूद सरकार को गैर बासमती सफेद चावल के गलत वर्गीकरण और अवैध निर्यात के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके चलते सरकार को यह कदम उठाना जरूरी हो गया। सरकार ने चीनी कारोबार में शामिल सभी हितधारकों को 17 अक्टूबर तक खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने स्टॉक का खुलासा करने की चेतावनी दी है। सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के संभावित परिसंपत्ति मूल्यांकनों को बताया है कि बैंक के पास 11,520 करोड़ रुपए की विलंबित कर संपत्तियां हैं। इसका मतलब यह है कि उसने करों का अधिक भुगतान कर दिया है और यह राशि बाद में कर राहत के रूप में व्यवसाय को वापस कर दी जाएगी। ब्रिटेन ने इजराइल के हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान नागरिकों को पहुंच रहे नुकसान के चलते इजराइल से संयम बरतने का आग्रह किया है। साथ ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने कहा है कि ब्रिटेन इजराइल की अपनी रक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इजरायली सरकार के वरिष्ठ सलाहकार मार्क रेगेओ ने कहा कि यह संघर्ष इजराइल की शर्तों पर समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा इजराइल के लिए किए गए बंधकों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को न्याय का सामना करना पड़ेगा। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ ने गाजा में एक मानवीय गलियारा स्थापित करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने नागरिकों की मौत से बचने के लिए युद्ध विराम की अपील की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिस्र की राजधानी कायरो पहुंचे। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने वहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात की। राष्ट्रपति अल सीसी ने मौजूदा संघर्ष में किसी भी नागरिक को निशाना बनाए जाने की निंदा की। उन्होंने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को बताया कि हमास के हमले पर इजराइल की प्रतिक्रिया आत्मरक्षा से परे थी और सामूहिक दंड के समान है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल रहमान अल थानी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान गजा और इजराइल के ताजा हालात पर चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कतर में हमास के नेता इस्माइल हानिये से मुलाकात की। हमास के एक बयान के मुताबिक उन्होंने इजराइल और हमास के हमले पर चर्चा की। ईरानी विदेश मंत्री ने हमास के इजराइल पर हमले को ऐतिहासिक जीत बताते हुए इसकी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने हमास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग जारी रखने की सहमति जताई। पोप फ्रांसिस ने गजा में फंसे लोगों की मदद के लिए मानवीय गलियारा बनाने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की रिहाई के लिए भी अपील जारी की है। सेंट पीटर स्क्वायर में अपनी साप्ताहिक एंजेलिस प्रार्थना के बाद पोप ने मंगलवार को मध्य पूर्व में शांति के लिए एक दिन की प्रार्थना और उपवास का भी आह्वान किया। पोप फ्रांसिस ने नागोर्नो काराबाख के क्षेत्र में मठों और धार्मिक स्थलों का सम्मान करने की अपील की। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान ने पिछले महीने एक त्वरित सैन्य अभियान के बाद अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और इसके बाद यहां रहने वाले 1 लाख से ज्यादा जातीय आर्मेनियाई लोगों का पलायन शुरू हो गया था।
पश्चिमी अफगानिस्तान को एक बार फिर जबरदस्त भूकंप ने दहला दिया। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप केंद्र के मुताबिक इसकी तीव्रता 6.5 थी, जिसका केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर की गहराई में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एक ग्लोबल हॉक 2 ही ड्रोन जब काला सागर के ऊपर रूसी सीमा के पास पहुंचा तो रूस ने एक सुखोई 27 लड़ाकू विमान से उसकी तरफ उड़ान भरी। मंत्रालय ने कहा कि रूसी जेट के पास पहुंचने पर अमेरिकी ड्रोन दूर चला गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। साथ ही उन्होंने इस साल हुए यूक्रेन के जवाबी हमले को विफल बताया। राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अवदीवका कस्बे की लड़ाई के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष नए सक्रिय आक्रामक अभियान की तैयारी में है। हम इसे देख रहे हैं और इसे जानते भी हैं। अवदीवका कस्बे के पास बढ़ती लड़ाई पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि संपर्क रेखा के पास जो कुछ हो रहा है उसे सक्रिय बचाव कहा जा सकता है। वहीं अमेरिका ने इसे एक नया रूसी हमला बताया है। पूर्वी यूक्रेन में रूस के नियंत्रण वाले डोनेट्स्क शहर में गोलाबारी में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों ही नागरिकों को निशाना बनाने से साफ इनकार करते हैं। पोलैंड में आज मतदाताओं ने आम चुनाव के तहत मतदान किया। मतदान की शुरुआत स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू हुई। स्थानीय समय के अनुसार रात 9 बजे तक मतदान जारी रहेगा। सरकारी समाचार एजेंसी PAP के अनुसार 6 लाख से अधिक पोलिश लोगों ने विदेशों में मतदान के लिए अपना पंजीकरण कराया है। 2015 में हुए चुनाव में करीब 3 लाख गुना ज्यादा ये तादाद है। ओपिनियन पोल्स के मुताबिक 2015 से सत्ता में बैठी PIS आगे तो रहेगी, लेकिन वो चुनाव में अपना बहुमत खो सकती है। इसके लिए महिलाओं के अधिकारों और महंगाई के अलावा EU की सहायता में पोलैंड में हुए अरबों यूरो के नुकसान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहा है। स्थानीय समयानुसार 5 बजे तक देश भर में मतदान होगा। इक्वाडोर में 1 करोड़ 30 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। इक्वाडोर का चुनाव अभियान हिंसाग्रस्त रहा, जिस दौरान भ्रष्टाचार विरोधी एक उम्मीदवार की हत्या भी की गई। वनडे विश्व कप में आज अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 215 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के विश्व कप दल में कप्तान दासुन शनाका के स्थान पर चामिका करुणारत्ने को शामिल किया गया है। शनाका को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में चोट आई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से दिल्ली हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने कहा कि दिल्ली हाफ मैराथन में इस बार दिल्ली के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पहुंचे हैं। ये दिखाता है कि देश के लोग प्रधानमंत्री के फिट इंडिया के सपने को साकार कर रहे हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि दिल्ली हाफ मैराथन में हिस्सा लेने आए लोगों ने उन्हें जोश से भर दिया। अगर आगे भी मौका मिला तो वे इस प्रकार के मैराथन में हिस्सा लेंगे। भारत के रौनक साधवानी ने इटली में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। नागपुर के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर रौनक ने 11वें राउंड में 8.5 अंक के साथ विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। उन्होंने अंतिम राउंड में जर्मनी के टोबियास कोयले को हराकर खिताब पर कब्जा किया। यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफायर्स में इटली ने माल्टा को 4-0 से मात देकर ग्रुप C में शीर्ष स्थान पर रहने की उम्मीद को बरकरार रखा है। इटली ग्रुप के लीडर इंग्लैंड से अब सिर्फ 3 अंक पीछे है। यूरो 2024 की मेजबान जर्मनी ने एक दोस्ताना मुकाबले में अमेरिका को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही जूलियन नेगल्समैन ने जर्मनी के मैनेजर के तौर पर विजयी शुरुआत की है। कतर के बैंकर शेख जसीम बिन हमाद अल थानी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने की प्रक्रिया से हाथ खींच लिया है। ब्रिटेन के बिजनेसमैन सर जिम रैटक्लिफ ने क्लब को खरीदने के बाद बोली लगाई है। सैम केयर के सीजन पहले गोल की मदद से मौजूदा वुमेन्स सुपर लीग चैंपियन चेल्सी ने वेस्ट हैम को 2-0 से मात दी। इस जीत के साथ चेल्सी तालिका के शीर्ष पर पहुंच गई है। आयरलैंड का रग्बी विश्व कप जीतने का सपना टूट गया है। आयरलैंड को न्यूजीलैंड ने मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आयरलैंड के प्रशंसक टीम की रग्बी विश्व कप में हार से इसके प्रशंसक दुखी नजर आए। हालांकि टीम के प्रशंसकों को उम्मीद है कि उनकी टीम आने वाले टूर्नामेंट्स में बेहतर प्रदर्शन करेगी।
अर्जेंटीना ने रग्बी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में वेल्स को शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना न्यूजीलैंड से होगा। वैरन गेटलैंड ने कहा कि वेल्स की रग्बी टीम के प्रमुख कोच बने रहना चाहते हैं। वेल्स की टीम रग्बी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई है। गेटलैंड का टीम के साथ 5 साल का करार है। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल सुपरहिट फिल्म पुष्पा के मेकर्स के साथ फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं। देशभक्ति पर आधारित हो सकती है ये फिल्म। अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म तेजस का पहला गाना रिलीज हुआ है। फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। नानी और मृणाल ठाकुर की फिल्म हाय पापा का टीजर रिलीज हुआ है। निर्देशक शोरियू की पहली फिल्म हाय पापा 7 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म तारे जमीन पर अपनी पहचान बनाने वाले दरशील सफारी की आगामी फिल्म हुकुस बुकुस का टीजर रिलीज हुआ है। 3 नवंबर को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज हो सकती है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म सिंघम अगेन उनका फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है। इस फिल्म में वो मुख्य भूमिका में अजय देवगन के साथ होंगी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक।